Welcome students in this new video. Today we are starting a new chapter that is the plant kingdom. इस plant kingdom chapter के अंदर हम पढ़ेंगे algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms के बारे में और साथ में हम plant life cycles के और alternation of generations के बारे में भी पढ़ेंगे. Previous chapter में आपने classification systems के बारे में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विटाकर ने कैसे क्लासिफाई किया था 1969 में, जब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम्स में डिवाइड किया था. इस चैप्टर में हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द किंगडम प्लांटी which is popularly known as the plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि धीरे धीरे प्लांट किंगडम के बारे में जो हमारी समझ है वो बढ़ी है, चेंज हुई है. फंजाई को इससे पहले प्लांट्स में रखा जाता था और मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को भी जिनके पास सेल वॉल थी उनको पहले प्लांट किंगडम में रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है प्लांट किंगडम से. यानी किंगडम फंजाई अलग से बन गया है और कुछ मेंबर्स किंगडम प्लांटी के किंगडम मोनेरा में चले गए हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, और किंगडम प्रोटिस्टा में चले गए हैं जैसे यूग्लिनॉइड्स वहाँ पर चले गए हैं. तो उस तरह से हमें ध्यान रखना है. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर referred to as blue green algae are not algae anymore. In this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under plantae. Let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influenced the classification system. तो एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए आइए देखते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ. सबसे पहले अर्लियर टाइम्स में सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप हुआ उसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ध्यान दिया गया. तो इसका मतलब ये कि जब किंगडम इसका मतलब ये कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं जब उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था शुरुआत में, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिटेट, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ये सब चीज़ें इन पर ध्यान दिया गया था. तो मतलब हुआ क्या कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर ध्यान दिया गया जैसे कि स्टेम, रूट, है ना, लीफ, इन पर ध्यान दिया गया. तो they were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. System was given by Linnaeus. तो इसको क्या कहा गया? आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया, बिकॉज इसमें हम एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन इनका कर रहे हैं. इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो ऐसा हुआ कि इस सिस्टम का सहारा लेकर के जब क्लासिफिकेशन किया गया तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज थी जो क्लोजली रिलेटेड थी, वो स्पीशीज भी अब अलग अलग क्लासिफाई हो गई गलती से, है ना. इसके कारण क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेपरेट हो गई. Also, the artificial systems gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics, and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बराबर महत्व दिया गया, इक्वल वेटेज दिया गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं माना गया, बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उन पर पर्यावरण का यानी जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसका प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बड़ी जल्दी चेंज होते हैं, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतना जल्दी चेंज नहीं होते हैं. तो अब एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण हो सकता है कि हम गलती कर दें और क्लासिफिकेशन जो है गलत तरीके से कर दें. तो हो सकता है कि हम ऐसी दो स्पीशीज को जो कि क्लोजली रिलेटेड हों उनको हम डिस्टेंट ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में हम रखते हैं. इसके बाद फिर डेवलप हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन.
आगे चल के। इसके अंदर जो नेचुरल एफिनिटीज थी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यानी जो समानताएं थी नेचुरल तौर पर, उनका ध्यान रखा गया। एंड ना केवल एक्सटर्नल फीचर्स का ध्यान दिया गया, बल्कि इंटरनल फीचर्स का भी ध्यान दिया गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बॉडी का, बॉडी की एनाटॉमी, किस तरह से उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, उनकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है प्लांट्स की, किस तरह से वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखी गई हैं। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा, और उसको देने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जबकि कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें मॉर्फोलॉजी के ऊपर और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था, जबकि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों को ध्यान में रखा गया था। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationships between various organisms are acceptable. तो आज के दौर में क्या चल रहा है? आज के दौर में चल रहा है phylogenetic classification system, जिसके अंदर ना केवल मॉर्फोलॉजी बल्कि एनाटॉमी ऑल्सो, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब ध्यान में रखी जाती हैं। इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो उनके इवोल्यूशन के बेसिस पर, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उसके बेसिस पर, जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनको कॉमन ग्रुप में रखने का काम हम करते हैं। तो इस तरह से ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम से कहीं अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और this assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. So this is very important and you must note this. तो आज के दौर में हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं। These sources are more important when there is no supporting fossil evidence. तो अगर मान लीजिए फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तब भी आपको क्लासिफाई करना है, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में होता यह है कि हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से हम जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट्स की, उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उनको नंबर और कोड दे देते हैं। और उसके बाद फिर एक डाटा हमारे सामने आ जाता है अलग अलग प्लांट्स का, और फिर उस डाटा को हम टैली करते हैं, आपस में मैच करके देखते हैं, और उसके बेसिस पर हम टेक्सोनॉमी करते हैं। इसका मतलब ये, वी गिव कोड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वी गिव नंबर्स एंड देन वी टैली द डाटा बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड देन वी डू द टेक्सोनॉमी। तो इससे होता यह है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को, सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर लेते हो, और अलग अलग कैरेक्टर्स को ध्यान में रख पाते हो, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दे पाते हो, और बहुत सारे कैरेक्टर्स की आप एक तरीके से यूज़ कर लेते हो टेक्सोनॉमी में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। याद रखना, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप टेक्सोनॉमी करते हैं, और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप इसमें करते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है कि इसमें आप सेल की जो साइटोलॉजी है उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। तो साइटोटेक्सोनॉमी भी एक पार्ट है हमारे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं वो, उनका नंबर कितना है, सेल का जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे हैं, कितने हैं, क्या है। तो उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कीमोटेक्सोनॉमी, जिसमें हम प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनका यूज़ करते हुए हम टेक्सोनॉमी करते हैं। तो कीमोटेक्सोनॉमी नाम से समझ में आ रहा होगा, केमिकल्स के बेसिस पर टेक्सोनॉमी करना। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर टेक्सोनॉमी करना। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आपने पहले पढ़ ही लिया। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए
हिस्ट्री देखी जाए कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुए हैं, तो आपको उसमें 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बताना है। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला ग्रुप है प्लांट किंगडम का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज द एल्गी। तो एल्गी सबसे पहला ग्रुप है, और इसके अंदर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत सिंपल प्लांट्स कहलाते हैं, जिनकी बॉडी थैलस कहलाती है। थैलस का मतलब होता है बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो नॉट डिफरेंशिएटेड, ध्यान ध्यान यहाँ पे रखना है। जाहिर सी बात है इनके पास क्लोरोफिल होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। मुझे आपको मतलब आपको सबको क्लियर है कि जो पूरा प्लांट किंगडम है वो पूरा का पूरा ऑटोट्रॉफिक है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एल्गी है इट इज़ लार्जली एक्वेटिक, यानी ये पानी के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर। इसके अलावा ये मॉइस्ट स्टोन्स पर, मॉइस्ट सॉइल पर या लकड़ी पर, ऐसी जो जहाँ पर पानी का आना जाना बना रहता है या मॉइस्ट लकड़ी जो होती है उस पर आपको एल्गी मिल जाएगी। तो दूसरी हैबिटेट्स पे भी मिल सकती है, लेकिन लार्जली अगर हम देखें, ज़्यादातर बड़े तौर पर देखा जाए तो ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में मिलती है आपको। एल्गी को आप एक फंजाई के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में भी देख सकते हैं, जिसको हम लाइचिन बोलते हैं। और एनिमल्स की बॉडी पर भी ये पाई जा सकती है, जैसे कि स्लॉथ बियर है, उसकी बॉडी पर आपको एल्गी देखने को मिल जाएगी।